गाड़ी लगवाइए, बाइक पे बैठिए, बाइक पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली में शोर है। आइए भाई आइए, बैठो बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो। संतोष भाई, मीडिया संतोष भाई, अरे हाई वाला चाहिए आप लोगों को। लखराव में आवा, लखराव में बैठे ये पीछे आराम से देखते हो भाई। धीरे चलाना, ज़्यादा नहीं, आराम से आराम से। और थोड़ा नहीं स्लो करो। वो भी सुनना पड़ेगा ना। हाँ, कैमरा में आना है। देखो साइड देखो, गाड़ी देखो आप। पीछे से है ना, पीछे से थोड़ा आगे आता है।
खड़ा होता बस। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कितना पीछे है। ओके चलो। अभी आगे चले।
गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गाँव गाँव में शोर है, गाँव गाँव में शोर है, गाँव गाँव में शोर है, गाँव में शोर है, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोहम्मद इस्लाम साहब जिंदाबाद, 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 मोहम्मद इस्लाम साहब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। विधानसभाओं से चुनकर जाते हैं। गली गली में शोर है, साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर शोर है, संविधान ये अधिकार वोट देने का जो नियम है, आपको 1932 में ही दिया था। ये अंग्रेजों के द्वारा नहीं रखा और जब इस अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के नाम है। मोहम्मद इस्लाम साहब जिंदाबाद, मोहम्मद इस्लाम कुछ ही क्षणों में आप लोगों के सामने होंगे, क्योंकि जिंदाबाद, गली गली में शोर है, गली गली में इस्लाम साहब जिंदाबाद, इसी के साथ क्योंकि समय अभाव है, मैं अपना सारा समय माननीय राष्ट्रपति को देता हूँ और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय मुलायम। क्या यार वाइट क्या धन्यवाद सर। साथियों, आप लोगों के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हो चुके हैं।
मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि जो लोग पीछे साइड में भी है वो सभी लोग सामने कुर्सियों पर आकर बैठ जाए। अभी पूरी तरीके से छांव हो चुका है। जो इधर उधर भी खड़े हैं वो सभी लोगों को मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो काफी देर खड़े हैं आप लोग आ जाइए। सभी हमारे वॉलंटियर्स को मैं निवेदन करता हूं, अपने कार्यकर्ताओं को तो सभी लोगों को कुर्सियों पर बैठाने का काम किया जाए। मैं सभी लोगों को निवेदन कर रहा हूँ कि वो लोग साथ को सुनने के लिए आप लोग कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी साथी इधर उधर खड़े हैं वो सभी साथी सामने की कुर्सियों पर आकर बैठना है। कोई भी साथी खड़े नहीं रहेंगे। साथ की पूरी बात तो लोगों को सुनना है। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी साथी जो इधर उधर खड़े हैं और अपने कार्यकर्ताओं को चले गया आप लोग लोगों को बैठाइए कुर्सियों पर। जो हमारे वॉलंटियर्स है, जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपने विचार रखें। माननीय साहब मोहम्मद बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आरंभ की गई। ये परिवर्तन यात्रा आज आजमगढ़ के नगर जनपद में आप लोगों के बीच में आ चुकी है। साथियों, इस देश में जो कम संख्या वाले लोग हैं वो जनमत की चोरी करने के लिए, क्योंकि उनके पास न जनमत है और ना ही जनमत निर्माण के वो तरीके हैं जिसके जरिए वो जनमत निर्माण कर पाते। क्योंकि बहुजनों में बढ़ती हुई जागृति और मान्यवर काशीराम साहब के चलाए गए आंदोलन से समाज के अंदर वो चेतना निर्माण हुई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। जब ये चेतना निर्माण हुई तो मनुवादियों को एक खतरा महसूस हुआ कि हम अपने वोटों से गांव का सदस्य तक नहीं चुन सकते और पूरी व्यवस्था पे काबिज होने की तो बात छोड़ दीजिए। और बहुजनों में बढ़ती हुई ये जागृति, बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के जरिए जो चेतना पैदा की गई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, इस सिद्धांत को, इस परिभाषा को और बढ़ती हुई जागृति को रोकने के लिए मनुवादियों ने ईवीएम नाम का तंत्र विकसित किया और उन्होंने ये स्लोगन दिया कि ईवीएम हमारा, वोट तुम्हारा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, चाहे जिधर दबाओ, हम डिसाइड करेंगे वोट किधर जाएगा। तो साथियों, ईवीएम के जरिए बड़े पैमाने पे जो माइक्रो लेवल की माइनॉरिटी भारत में है, चंद मुट्ठी भर 3.5% यूरेशियन लोग हैं, अपने आप को मेजॉरिटी में तब्दील करने का उन्होंने एक तंत्र विकसित किया, वो है ईवीएम तंत्र। साथियों, इस ईवीएम तंत्र ने भारत के इस देश के मूल निवासी बहुजनों के अधिकारों को खत्म करने का काम किया। और लगातार अगर हम बात करें तो ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का पिछले 2 दशक से संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का सिलसिला पूरे भारत में चल रहा है। लेकिन जमीनी सतह पे मूल निवासी नायक मान्यवर वावन मेश्राम साहब का संघर्ष और ये जागृति का जो महाअभियान है, ये जागृति का महाअभियान इस कदर समाज में आज प्रतिस्थापित हो रहा है कि आज उसके असर पूरे भारत में ही नहीं, दुनिया के बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन मान्यवर वावन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत अगर हमारे बीच में मौजूद है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख और गुलाम और गुमराह नहीं बनाया जा सकता। ये साथियों, पूरे देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में जो बड़ा तंत्र उन्होंने अवरोध विकसित किया, ईवीएम तंत्र, उसे समाप्त करने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में साथियों मैं अपील करना चाहूंगा कि हमारे लोगों को बड़े पैमाने से इस लड़ाई में हिस्सा बनना होगा, क्योंकि ईवीएम के जरिए जो चुनी हुई गैर लोकतांत्रिक सरकारें आज सत्ता में आई, उन्होंने इस देश के
लोकतंत्र को और संविधान को खतरे में डालने का काम किया। आज भारतीय संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां और 22 अध्याय लिखे। प्रत्येक आर्टिकल, प्रत्येक अनुसूचिया, प्रत्येक अध्याय जो इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर लिखे, वो इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी को अधिकार संपन्न बनाने वाले जो है आर्टिकल है, अनुसूचियां है, अध्याय है। लेकिन पिछले जो है जब से सत्ता में मनुवादी लोग चुन के आए, उन्होंने संविधान के प्रत्येक आर्टिकल को कमजोर करने का काम किया। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर अधिकार दिया, उसे लगभग खत्म करने का काम किया। इसलिए साथियों, ईवीएम से चुनी हुई सरकार इस देश में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को लगातार खत्म कर रही है। संविधान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमारे समाज को नहीं पता है, लेकिन इस देश में चंद यूरेशियन लोगों को उन्हें संविधान का इम्पोर्टेंट और महत्व पता है। इसीलिए आए दिन पूरे भारत में चंद मुट्ठी भर मनुवादी लोग कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, तो कभी ये बयान देते हैं कि नए संसद में हो, नए संविधान के साथ प्रवेश। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, वो संविधान हमें अधिकार वंचित नहीं करता, बल्कि हमें अधिकार संपन्न बनाने का काम किया और भारत में मूल निवासी बहुजनों को मान सम्मान, स्वाभिमान से जीवन जीने का अवसर निर्माण किया। आज उस अवसर को, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। संविधान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जैसे पूरे पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है। जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा, उस दिन पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए भारतीय संविधान है। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का जो सेफगार्ड है, वो भारतीय संविधान है। अगर भारतीय संविधान हमारा सेफगार्ड है, उसे बचाने की जरूरत है। और ईवीएम से चुनी हुई सरकारें जो आ रही है, वो संविधान के अधिकारों को खत्म कर रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई में हमारे लोगों को साथ सहयोग करना होगा। और रमजान के इस मुबारक महीने में मैं अपने कौम के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमारे लोगों को मजलूमों के साथ इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है और भारत से जुल्म का निजाम खत्म करने की जरूरत है और इंसाफ का निजाम कायम करने की इस तहरीक में, इस लड़ाई में मूल निवासी नायक मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब के साथ खड़े होने की जरूरत है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए इस मुहिम में हमारे कौम के लोगों को आगे आना चाहिए। मातृशक्तियां बैठी है, मैं 4 लाइनें समर्पित करते हुए अपनी बातें खत्म करूंगा। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माए कभी गद्दार पैदा नहीं करती। अभी भागने वाले जितने लोग हैं, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, एक लंबी लिस्ट है। ये सारे भागने वाले लोगों की जमात में एक भी ओबीसी नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं है, एक भी ट्राइबल नहीं है और एक भी माइनॉरिटीज में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, क्रिश्चियन नहीं है। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माए कभी गद्दार पैदा नहीं करती, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते, भीम और बुद्ध के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष विरासत संघ, मैं सर को निवेदन करता हूं कि आप एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं तो आप अपनी बात 5 मिनट में रखेंगे। माननीय राजकुमार यादव सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विरासत संघ। हेलो हेलो, ठीक थोड़ा इसका बेस कम करो बाबू, बेस कम करके थोड़ा नीचे वाला माइक चालू कर दीजिए। हेलो हेलो,
मंच की सदारत कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी और संचालन कर रहे हमारे शानदार संचालक साथी, बीच में बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें और मंच पर बैठे हमारे सभी संभ्रांत क्रांतिकारी साथी और हमारे गुरु, जिन्हें मैं कई गीतों में कह चुका हूँ, माई बेस्ट टीचर मानी बावन में आज एक ताकत है। तो मानी बावन में श्राम साहब को मैंने जब पढ़ा तब मुझे सच्चाई पता चल गई। और आज स्थिति ये है कि चार प्रदेशों में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड तक आदरणीय माननीय बावन में श्राम साहब की विचारधारा को और इस बाम सेठ की इस लड़ाई को एबीएम भंडाफोड़, मैंने इसके पहले गीत गाया था, जब तक ना एबीएम हटेगा वो तनवा में सत्ता न पैगा। इस चीज को जितनी बारीकी से माननीय बावन में श्राम साहब ने देश को समझाने का जो इन्होंने काम किया है, अगर अब नहीं समझे तो फिर जीवन में आप समझ नहीं पाओगे। एक बात कह के मैं अपनी गीत को शुरू करूंगा। आज एक लड़ाई चल रही है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की। 4 दिन पहले बिहार के बरौनी में मेरा कार्यक्रम था। वहां मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि आप भी अगर हिंदू हो तो भारत हिंदुस्तान है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है। मैंने उनसे कहा कि ये बताओ कि भारत के 28 राज्यों का मुख्यमंत्री हिंदू है, भारत का पीएम हिंदू, भारत का गृह मंत्री हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हिंदू, हाई कोर्ट के सारे जज हिंदू, भारत के सारे डीएम हिंदू, भारत के सारे एसपी हिंदू। जब सब कुछ हिंदू का है तो हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है जो नहीं मिल पा रहा है। वहीं उनकी बोलती बंद हुई और मैंने कहा, वहां की आवाम से मैंने अपील किया कि इस भाषा को नहीं समझ पाए, महज 1 साल की समय आपके पास बची है, 1 साल की समय बची है। इसके बाद हिंदू राष्ट्र का मतलब इस देश में ब्राह्मण राष्ट्र लाएंगे, संविधान हटाएंगे, भारत को हिंदुस्तान बनाएंगे और भारत की सारी तहजीब को ये खत्म करेंगे और तब बता देंगे कि देश का या तो केवल भैंस पालेगा और या तो नेता नहीं बनेगा, या तो डीएमएसपी नहीं बनेगा। नाई का बेटा केवल बाल काटेगा, नाई का बेटा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, मौर्या का बेटा केवल सब्जी उगाएगा और वो मास्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। हिंदू राष्ट्र का यही मतलब है। तो मैं अंतर मन से, दिल की गहराई से आदरणीय माननीय बावन में श्राम साहब का नमन करते हुए अपील करता हूं कि आप मेरे आजमगढ़ की धरती को सहन किया और वैसे भी आपकी विचारधारा को लेकर के हम लोग इतनी मजबूती से लगे हैं कि गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के ये सारी चीज को हम लोग बता रहे हैं। लेकिन गीत है मेरी 2 लाइन की, कहना है क्या है। तुझको नमन है मेरा, तुझको नमन है बहुजन धर्मेंद्र चौहान एडवोकेट प्रदेश कार्यकारी, आपकी ओर से 500 रुपए से इस भजन पर सादर सम्मान किया जा रहा है। जय हिंद, नमो बुद्धाय, साधुवाद करता हूँ। एक बात जरूर बताना चाहूंगा मित्रों, बुद्ध का जन्म इसी उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर में हुआ। बुद्ध ने पूरा जीवन बनारस में दिया, गया में दिया, आपके कुशीनगर में बुद्ध का परिनिर्माण हो गया।
बुद्ध को पूरी दुनिया के 58 देशों ने अपना भगवान बना लिया। पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हो गए, लेकिन भारत कभी बुद्ध को जान नहीं पाया, क्योंकि भारत के लोगों को ब्राह्मणों ने बुद्धू बना दिया। ये सब जब बुद्ध को जान जाएंगे तब यहाँ के फर्जी देवी देवताओं को जान जाएंगे, तब यहाँ के लोग ग्रंथ छोड़ करके संविधान पकड़ लेंगे, और जब संविधान पकड़ लेंगे तो यहाँ के लोग शासक बन जाएंगे। इसलिए बुद्ध से दूर आपको किया गया, और बुद्ध को जानने का प्रयास करो। अगर आपको विद्वान बनना है तो महज 2 लोगों पर अध्ययन करना होगा, बाबा साहब अम्बेडकर पर, तथागत बुद्ध पर। आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, कहाँ ये सब हमारे जीवन को रखे थे। परम सम्मानित आदरणीय आप जय बहादुर मौर्य अध्यक्ष हैं, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आदरणीय आप श्री डॉक्टर चंद्रशेखर अंबारी आजमगढ़ से सम्मान करते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जो आज हमारे बेटे का नाम रखता है, बेटा हम पैदा करते हैं लेकिन नाम तरह की बुद्धुआ नाम रखता। रामायण के लड़कन का नाम बुद्धू, भूरहू, निरहू, पथरू, चित्रू। हिरण के नाम के आगे राम, चमारन के नाम के पीछे राम, और अपने नाम के आगे वो राम को नहीं लगाए। जब अयोध्या में गोली चली तो मरने वाले पिछड़े, लेकिन जब अयोध्या में ट्रस्ट बना तो उसमें 15 पाड़े तिवारी, 14 मित्रा जाके बैठ गए। और आप भक्त बन करके घूम रहे हो। जब तक ये भक्ति नहीं छोड़ोगे इस भारत को बचा नहीं पाओगे। 1 साल की समय आपके पास है। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आपको भक्ति छोड़ना पड़ेगा। ये देश के देवी देवता यहाँ मुगल आए, औरंगजेब आए, अंग्रेज आए, देवताओं की यहाँ 33 करोड़ एक बार भारत को नहीं बचा पाए। 3000 साल तक हमें शिक्षा से दू, संपत्ति से दू, सम्मान से दू, सत्ता से हमें नहीं बचा पाए, और हम गोजरों की तरह उसी में अपनी भविष्य को तलाश रहे हैं। को बाबा साहब अम्बेडकर कहे थे कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, 3 काम कर देना, अपने जीवन में भारत के शासक बन जाओगे। अरे 3 काम नहीं कर पाए तो तुम बंद कर देना, और पंडित के पतरे से ब्याह शादी करवाना बंद कर देना। ये 3 काम अगर छोड़ दिए तुम भारत के शासक बनोगे। अगर नहीं छोड़ पाए तो शासक लाइन आवत हो। इसलिए आपको समझा रहा हूं, परम आदरणीय आप श्री लोगन आओ जी यहाँ यह सो पानी साड़ी धक 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 तेल पिए थे। यही सहयोग से हमने तेल भरा होती। चंद्रपाल कुमार गौतम पप्पू सादर सम्मान किया गया। परम आदरणीय आप श्री चंद्रपाल कुमार जी, जय भीम नमो बुद्धाय साधुवाद करता हूँ। सिखाया
कांशीराम साहब ने बहुजन समाज बना दिया और कांग्रेस जैसी पार्टी रफातल में चली गई। तब एबीएम की कहानी इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी मिलकर के लिखे सन 50 से 86 में, आज नहीं लिखी गई। और बनाते बनाते एबीएम आती है तब सन 2003 में 2003 में एबीएम का पहला चुनाव हुआ। तो सब जान गए कि बहुजन समाज को मान्यवर कांशीराम साहब जगा दिए और पहले पेपर पर रोक होगा, कोई हाथ से ब्राह्मणवाद समाप्त होगा, पिछड़े मूल निवासियों की गवर्नमेंट होगी। उसके बाद मैं आदर सम्मान करता हूँ आदरणीय हमारे गुरुजी माननीय बावन मिश्राम साहब, जब समझ गए कि अब एबीएम से हमारे लोगों के घर में डकैती हो रही है, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और चैलेंज कर दिया। चुनाव आयोग को अगर किसी ने तबाह किया, इलेक्शन कमीशन को किसी ने तबाह किया, तो माननीय बावन मिश्राम साहब किए एक बार जोरदार ताली इनके नाम पर होनी चाहिए। अगर आप इस देश में माओवादियों को डर है, मोदी को डर है, अमित शाह को डर है, कांग्रेस को डर है, तो सिर्फ पूरे भारत में एक लीडर थे जिस लीडर का नाम हर मंचों पर बड़े तहजीब और अदब से लेता हूं मैं, आदरणीय माननीय बावन मिश्राम साहब। अगर बावन मिश्राम साहब नहीं होते तो पिछली बार ही आपका नागरिकता समाप्त कर दी गई होती, आपकी जमीन हड़प ली गई होती। एक ऐसे महानायक हमारे बीच में माननीय कांशीराम साहब जी छोड़ करके गए कि आज इनके अदब से हम सम्मान का जीवन जी रहे हैं। इसलिए लाइन हमारी संकेत कर रही है, क्या है? वहां सब जीवन हम लोगों का रखते थे, गले में हांडी, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी, लेकिन हम ऐसे गधे हो गए कि आज भी उनका तलवा जाने में पीछे हट नहीं पा रहे हैं। ये बने कि हमें डर है कि कहीं एक शराब न दे दें। मैंने पीछे इंडिया टीवी पर एक डिबेट पर कहा था कि पूरे भारत के ब्राह्मणों को चैलेंज करता हूँ कि मिल करके शराब दे दें कि मैं भस्म हो जाऊं, और मिल करके वरदान दे दें कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो मैं अगर एक नहीं किए तो मैं किसी हालत में इनको मानने वाला नहीं। मैं इस बात को इसलिए कहा कि आपके दिमाग से इनकी डर पहले खत्म हो कि इनके सना प्रदान स्वर्ग नरक में कोई ताकत नहीं है। श्री अरविंद कुमार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विधानसभा नगर से आपकी ओर से 200 रुपए सादर सम्मान किया गया। परम आदरणीय आप श्रीधारी यादव महाप्रधान उदय प्रताप बेटो के आप दोनों भैया लोगों की ओर से 500 रुपया सम्मान। परम आदरणीय आप श्री लालसा राम पूर्व महाप्रधान बछवल मेहनगर से सादर सम्मान करते हैं। जब भी करता हूं, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें कहां ला करके खड़ा कर दिया। परम आदरणीय आप श्री अभिमन्यु प्रधान मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ और परम आदरणीय आप पूर्व प्रत्याशी चेयरमैन मेहनगर ऑफिस थाना स्विच बोलने का चार ऑफिस वो मत देखो यार। ऑफिस वासी
आप साहब की तरफ से सलाम करते हैं। ये परम आदरणीय आप श्री राजेश कुमार मास्टर मुरादपुर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर आपकी ओर से सादर सम्मान किया गया। दलितों का जर्रा जर्रा, दलितों का जर्रा, आखिरी लाइन, आखिरी चेतावनी। दादारी जिस देश में पेशवाई ब्राह्मणों ने जहां हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधा था, वहां हमारे प्रभु बाबा साहब अम्बेडकर हांडी हटा करके अपने कर्मों के बल पर वहां उन्होंने टाई लगवा दिया। जहां लोगों ने झाड़ू बांधा था उस कमर में उन्होंने पेट लगवा करके पिस्टल भी खोसवा दिया। और जिस गले में घंटी थी, उस हाथ में, जिस हाथ में घंटी थी, उस हाथ में उन्होंने कलम थमा करके हमें जज और वकील भी बना दिया। किस देवता को आप पूज रहे हो? कौन देवता है? मैं बताता हूँ कि देवता देने वाले को कहा जाता है और लेने वाले को भीख मांगना। यहाँ के देवी देवता नारियल चुनरी फूल बताता बराबर लेते रहे। ये क्या? इसका कोई अब तक प्रमाण नहीं मिला। देने वाला कोई देवता पैदा हुआ तो उस देवता का नाम है बाबा साहब अम्बेडकर। स्मरण करो, जिसके घर में नहीं है आज ही बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगा दीजिएगा और हमारे माननीय गुरु जी की बातों को सुन करके, अपमान करके तभी कुर्सी छोड़िएगा। हमारे गुरु, हमारे कवि सल्टन कवि भी छतवाड़ा से सम्मान करते हैं। चरणों में जय भीम करता हूँ। परम आदरणीय आप श्री संतोष कुमार बौद्ध बांध से, मेहनगर शिवचरण जी मौली से, राजेंद्र बौद्ध सिसवा से सम्मान करते हैं। सादर जय भीम करता हूँ। परम आदरणीय आप श्री धर्मेंद्र सरोज बहुजन मुक्ति पार्टी मेहनगर से सादर सम्मान करते हैं। जय भीम करता हूँ। गीत भी खत्म है, एक लाइन आओ। जहाँ ब्राह्मणों ने हमें चपरासी तक का अधिकार नहीं छोड़ा था, वहाँ हमारे देवता ने, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, वहाँ हमें सीएम पीएम डीएम सब कुछ दे दिया। लेकिन वो बनाया समाज आज तक बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझ पाया। स्वर्गीय मंतोष सर जी की ओर से स्वर्ग से पैसा भेजते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। तुझको तुझको
भीम नमो बुद्धाय लास्ट में प्यार आया है भैया का। आदरणीय आप श्री लालसाराम पूर्व महाप्रधान बछवन में नगर की धरती सम्मान करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ कि ईवीएम भंडाफोड़ रैली बड़े पैमाने पर हमारी होगी और इस बार हम ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। संकल्प लेकर के हमें जाना है। सागर जय भीम। अरे तुम्हारे तार तो बोरा हो रहा है ये और साथियों, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत से नोटों के माला से लोग स्वागत करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग जल्दी साहब के पास आकर के साहब का स्वागत करें। माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, ब्रजेश जी और धर्मेंद्र सरोज जी, आप लोग जल्दी आइए। और साथियों, मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, शेख जी आप लोग जल्दी आइए और साहब का मानव से स्वागत कीजिए। और हरवा राजकुमार प्रधान जी, साथियों मैं उसके साथ ही साथ अपने लोगों को निवेदन करता हूँ, जो साथी इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए, कि परिवर्तन यात्रा पूरे देश में 365 दिन तक लगातार चले, तो जो भी साथी इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर 100, 200, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो भी सहयोग करना चाहते हैं साथियों साहब को वो जल्दी साहब के पास पहुंचे। जो भी सहयोग करना चाहते हैं कि हमारी माताएं बहनें और जो हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप लोग जल्दी साहब के पास पहुंचे। जो भी लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो लोग जल्दी आए। माननीय धर्मेंद्र चौहान जी और साथी साहब को बहुत सारे नोटों के माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ और जो भी साथी इस परिवर्तन यात्रा को लगातार चलाया जाए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही ये परिवर्तन यात्रा चल रही है साथियों। तो आप लोगों को इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए जो भी साथी 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी सहयोग से आपको व्यक्तिगत तौर पे करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से ये जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं, तो जो साथी करना चाहते हैं वो जल्दी आए। और माननीय आरपीएस विजेता सर, माननीय रामदेवर जी, आप लोग जल्दी साहब के पास पहुंचे। जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो जल्दी आए। जो भी साथी यहाँ पर बैठे स्वर्गीय मंटोष चौहान जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, सभी लोगों को जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो जल्दी आते हैं। जो भी साथी करना चाह रहे हैं, जो साथी इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए, ये परिवर्तन यात्रा पूरे देश में 365 दिन चलाई जा सके, कन्याकुमारी से कश्मीर तक परिवर्तन यात्रा जा रही है। तो जो भी साथी इस परिवर्तन यात्रा को चलाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं वो जल्दी आ जाए। जो साथी करना चाहते हैं मैं उनको निवेदन करता हूँ आप लोग जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद हम लोग साहब को सुनेंगे। तो जो साथी करना चाहते हैं वो जल्दी आ जाए। जो भी आप लोग 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो सहयोग करना चाहते हैं, जो भी साथी आप लोग करना चाह रहे हैं, आप लोग जल्दी आइए। मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ, जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो लोग साहब को, क्योंकि साथी ये परिवर्तन यात्रा हम लोगों को इसी समाज के बदौलत चलाना है। तो जो लोग आना चाह रहे हैं वो जल्दी आ जाए। और इसके बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही सुनेंगे। तो इसके अलावा साथियों में माननीय आराध्या चौहान जो 9 साल की बच्ची है वो 2 मिनट अपनी बात रखनी चाह रही है। तो माननीय आराध्या चौहान जो 9 साल की बच्ची है तो वो अपनी बात रखना चाह रही है। तो मैं उसको निवेदन करता हूँ। लाइक कौन से चल रहा है? मूल्यवासी दस्तक, मूल्यवासी जागरूक, मैं 2 लाइक चल रही है। तो आराध्या चौहान जी और साथी जो लोग जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप लोग जल्दी पहुँच जाइए। और इसके बाद मैं माननीय आराध्या चौहान जी को निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। सम्मानित भाई बहन, मम्मी पापा, दादी दादा, चाची चाचा, आप सभी को जय भीम, जय मूल्यवासी। आज मैं बाबा साहेब के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। बाबा साहेब का पूरा नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर
था। उनका जन्म 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में मऊ जिले में हुआ था। उनके माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता का नाम रामजी मोलाजी शतपाल था। उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। मौत का डर उनको लगता है जिनके खून में दाग है। मौत का डर उनको लगता है जिनके खून में दाग है। हम तो बाबा साहब के औलाद है, हमारे खून में ही आग है। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है। ताजमहल एक प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल भी एक शेर की कहानी है। जय मूल निवासी। भीम ने आंखें खोली, हर कोई इंसान बन गया। भीम ने जुबान खोली, हर कोई तूफान बन गया। भीम ने किताब खोली, हर कोई विद्वान बन गया। भीम ने कलम खोली और इस देश का संविधान बन गया। धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार मेरे साथ तेजी से बोलिए जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आराध्या चौहान जी जो 9 साल की बच्ची है। साथियों, मैं अब यूनिट के लोगों को माननीय रामदेव जी, माननीय अभिमन्यु प्रधान जी, माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, माननीय जय बहादुर मौर्य जी, माननीय राम पटेल जी, माननीय अच्छेलाल चौहान जी, माननीय ब्रजेश कुमार जी, माननीय अभ्यस विजेता सर, माननीय सुबेदार सर, माननीय दीपांकर जी, माननीय शैलेश यादव, माननीय प्रकाश महात्मा, माननीय सुभाष भट्ट, माननीय धर्मेश चौहान, माननीय विनोद चौहान, आप लोग जल्दी आइए। और यूनिट की तरफ से 29,000 रुपए से आपको जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट की जा रही है। आप लोग जल्दी पहुंचे। जिनका नाम लिया गया वो साथी तुरंत साहब के पास पहुंचे। और ये 29,000 रुपए जो जिला यूनिट की तरफ से साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट की जा रही है। साथियों, इसके अलावा जो भी साथी अभी भी व्यक्तिगत जन आंदोलन निर्माण निधि साहब को भेंट करना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं वो साथी जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। जो भी 100, 50, 200, 500, 1000, 2000 जो भी करना चाहते हैं, मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। और इसके बाद साथियों, जो लोग अभी उसके बाद करना चाहेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को सुनने के बाद करेंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हूँ आप आए और आज की इस सभा को संबोधित करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है सर जी। हेलो नहीं रहे आप साथियों, बहुत हो रहा है नीचे ऊपर करवट हो गया ना। भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा सही नहीं हो गया ये नीचे का और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा उनका हाँ ऐसे करो। ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली ये परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी से देखिए चल रही है। ये यात्रा 365 दिन तक चलेगी। तो 21 फरवरी 2023 से 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक चलेगी। जो पहली परिवर्तन यात्रा चली थी वो 180 दिन की थी। ये 365 दिन तक 674 जिलों में जाकर के ये परिवर्तन यात्रा का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम करेगी। इसके अलावा 6,500 तहसील है भारत में, उसमें 6,000 तहसीलों में जो भारत मुक्ति मोर्चा के बहुजन क्रांति मोर्चा के दूसरे श्रेणी के नेता कार्यकर्ता है, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम 6,000 तहसीलों में चलाया जाए।
तो ये साल भर में इस तरह से ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाया जा रहा है। और इतना बड़ा अभियान 365 दिन तक चलने वाला अभियान शायद ही किसी संगठन के द्वारा भारत में इसके पहले चलाया गया हो। दूसरे लोग इसलिए नहीं चला पाए क्योंकि उनके पास इतना बड़ा विशाल संगठन का जाल नहीं, संगठन की शक्ति नहीं। हमारे पास में 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों तक ये जाल फैला हुआ है। और इस वजह से इतना विशाल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्तर का अभियान चलाने में हम लोग सक्षम हैं। मेरी उम्र 18 साल 3-4 महीने की रही होगी। उस समय से ये काम, ये संगठन शक्ति निर्माण करने का कार्य हमने किया। आज मेरी उम्र 66 साल है। तो इतना लंबे समय तक हम लोगों ने इस संगठित शक्ति निर्माण करने का काम किया। इस वजह से इतना बड़ा काम हो पाया। साथियों, ये जो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा है, ये चलाने के पीछे का मकसद जानना बहुत जरूरी है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में अपना निर्णय सुनाया, अपना निर्णय दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का ये दिया हुआ जजमेंट है, दिया हुआ निर्णय है। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। ईवीएम मशीन के द्वारा इस देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों का मिलाकर एक अर्थ निकलता है, वो है कि ईवीएम मशीन से घोटाला होके चुनाव हो रहा है। तो ये 8 अक्टूबर 2013 को ये जो निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने, यदि उस समय अखबार वालों ने, टीवी वालों ने ये खबर छापी होती तो ये सारी जानकारी आपको पहले से हो गई होती। अखबार वालों ने, टीवी वालों ने इस खबर को छापा नहीं, इसे छुपा कर रखा, क्योंकि दुनिया में कोई भी षड्यंत्र जो है वो छुप कर किया जाता है। और ये भी एक षड्यंत्र था, आप लोगों के वोटों की चोरी करने का षड्यंत्र था। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया, उस संविधान में आपको वोट का अधिकार दिया गया है। ये वोट का अधिकार राजा बनने का, राजा चुनने का अधिकार है। जब वोट के अधिकार की चोरी हो जाती है तो राजा बनाने का अधिकार, राजा बनने का अधिकार खत्म हो जाता है और आप केवल भिखारी बने रहते हो। इसलिए ये जानकारी सारे देश भर के लोगों को दिया जाना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसकी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का यह अभियान शुरू किया गया। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात ईवीएम मशीन घोटाला करके चुनाव करती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय लिया कि इस घोटाले को रोकना होगा। रोकने के लिए चुनाव रोकने को आज तक 1950 से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब से आप लोगों को वोट का अधिकार है। और ये जो वोट का अधिकार गया, जो आपको राजा बनाने का अधिकार था, इसलिए ये जो 1950 के बाद अब तक 3 तरीके से वोट डाले जाते हैं।
तो आप समझाने के लिए वोट के जो 3 तरीके हैं वो थोड़ा आपको प्रिसाइज में समझाते हैं। पहले जब आप वोट डालने के लिए जाते थे तो बूथ लेवल पर चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। जब आपको बैलेट पेपर देते थे तो आप देखते थे एक साइड में कैंडिडेट के उम्मीदवारों के नाम क्या है और दूसरे साइड में चुनाव निशान क्या है। तो आप देखते थे चुनाव निशान गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, ऐसे चुनाव निशान नहीं होते। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। फिर मैं क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको उदाहरण देकर समझाया जा सके। जो मैं समझ चुका हूं वो बात आपको भी समझ में आनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को समझाने के लिए ये बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जब आप चुनाव निशान देखकर फिर सोचते थे, क्या सोचते थे? किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे? चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। तो उस समय क्या होता था? उस समय आपको मोहर लेनी पड़ती थी। तो आप ऐसे मोहर उठाते, अरे शाही लगी हुई नहीं। फिर आप क्या करते थे? तो वहां इंक का पैड होता था, तो आप ऐसा हाँ शाही लग गई। फिर उसके बाद आप देखते थे कि जिस कुत्ते पर आपको निशान मोहर लगाना है वो देखते थे, और देखने के बाद क्या करते थे? ये मोहर जो है ऐसे हाँ बराबर लग गया है, जहां मैं लगाना चाहता था वह लग गया है। और फिर आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड करते थे, फिर और छोटा करते थे, फिर और छोटा करते थे और बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। निश्चिंत होकर अपने घर में जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है मेरा वोट उसी कुत्ते के नाम पर जमा हो गया। आपको गारंटी होती थी इधर उधर जाने वाला नहीं, बराबर कुत्ते के नाम पर ही जमा होने वाला। एक पहला तरीका था। उसके बाद 2004 में ईवीएम मशीन आई, और ईवीएम मशीन आने के बाद आप वोट डालने के लिए गए। वोट डालने के लिए गए, आपने बटन दबाया, कमल का फूल, साइकिल, हाथी, पंजा, आपने जो आपकी मर्जी है आपने दबाया, मगर चुनाव निशान पर मोहर लगी आंखों से दिखाई नहीं दिया। बैलेट पेपर पर आपको सारा कुछ आंखों के सामने होता था और इस वजह से आप निश्चिंत होते थे, मगर ईवीएम मशीन में आपको आंखों से वो मोहर लगी है ऐसा दिखाई नहीं दिया। 2004 में दिखाई नहीं दिया, 2009 में दिखाई नहीं दिया। जब नहीं दिखाई दिया तो घोटाला हुआ, और घोटाला हुआ तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी इसका दस्तावेजी सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करती है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए एक और मशीन लगानी होगी, उस मशीन का नाम है पेपर ट्रेल। तीसरी मशीन आ गई। तीसरा तरीका है 2014 में वो तीसरी मशीन लगी, आप फिर गए बटन दबाने के लिए, फिर आपने बटन दबाया तो आपको आंखों से दिखाई दिया क्या मैंने जिस वोट दिया है उस पर चुनाव निशान लगा, मोहर लगी है, बटन लगा, टप्पा लगा हुआ है। ये 2014 को दिखाई दिया, और कितनी जगह पर चुनाव आयोग ने एक पेपर ट्रेल मशीन लगाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर
पेपर ट्रेल मशीन कितने जगह लगाई? 0.33% लगाई। कितने जगह नहीं लगाई? 99.67% नहीं लगाई। इट मीन्स लगभग नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी 2014 में चुनाव आयोग ने ये मशीन नहीं लगाई, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई। ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये घोटाला पकड़ने के लिए बनाई गई मशीन है, ये मशीन नहीं लगाई। जब नहीं लगाई, 2014 में नहीं लगाई, 2015 में नहीं लगाई, 2016 में नहीं लगाई, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के ये काल्पनिक बातें मैं नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये काल्पनिक लड़ाई नहीं है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैंने कहा, जज साहब आपने 8 अक्टूबर 2013 को घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन लगाई थी, मगर चुनाव आयोग ने लगभग 2014, लगभग 2015, लगभग 2016 में नहीं लगाई। जब नहीं लगाई तो ईवीएम मशीन जो घोटाला करने वाली मशीन थी, वो घोटाला सदस्तूर जारी है। इसको रोकने के लिए आपने मशीन तो लगाई, मगर चुनाव आयोग घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगा रहे हैं। 0.33% लगाया। इसमें तो चोरी पकड़े नहीं जाएगी। 99.67% तो नहीं लगाई, इसका मतलब लगभग नहीं लगाई। तो चोरी चल रही है, घोटाला चल रहा है, लगाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में ये निर्णय दिया, मेरे फेवर में, मेरी बात सुनकर मेरे फेवर में निर्णय दिया। उस समय चुनाव कमिश्नर थे शहीद नसीम अहमद जैदी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके विरोध में मैंने एक केस दायर किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 24 अप्रैल 2017 ताकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल मशीन लगाई जाएगी। ये मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जिस किसी को ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी लगेगी, वो मेरे से ले लेना। मशीन लगाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने और 100% लगाने का आदेश दिया। जब 100% लगाने का आदेश दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे 17 को। तो नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी गई कि लॉ मिनिस्टर ने बताई उसको कि वामन मिश्राम ने तो टांग अड़ा दिया है। तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस के पास गए कि देखो 2004 में आपने घोटाला किया था, 2009 में आपने घोटाला किया था, 2 बार घोटाला करके आपने सरकार बनाई, हम चुप रहे और आप और हमारे बीच में समझौता हुआ कि 2 बार आपके घोटाले में हम चुप रहेंगे, 2 बार हम घोटाला करेंगे तो तुम चुप रहेगा। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चुरी चुप, सारे चुप, तो जनता को पता ही नहीं चलेगा कि ये चोरी हो रही है, घोटाला हो रहा है, वोट की चोरी हो रही है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये बात हमारा समझौता आपको हुआ था। अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने पूछा क्या संकट खड़ा हो गया है? ये वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगाया, 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाएगी। अब 200% गारंटी घोटाला पकड़ा जाएगा। तो अब दोबारा घोटाले से सरकार बनाना है हमको 19 को। आपने हमको वादा किया था, अब हमारी मदद करो। ये वामन मेश्राम की टांग हटाने के लिए मदद करो। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को कहा प्रधानमंत्री कौन है? सरकार किसकी? क्या मेरी सरकार।
चुनाव कमिश्नर किसने बनाया है? कि हमने बनाया है, नरेंद्र मोदी ने कहा। जब सारा कुछ तुम्हारे पास में है तो हमारी मदद क्यों मांग रहे हो? वामन मेश्राम ने टांग अड़ाई है। ये गांधी जी की सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है, वामन मेश्राम की टांग है, ये डबल हड्डी वाली टांग। इतना आसान नहीं है कि उसको उठा करके हटा दिया। गांधी जी की होती तो हम हमेशा उठाते ही रहते। गांधी जी का कोई कीमत थोड़ी है। वो इस तरह से कांग्रेस को उन्होंने कहा कि हमारी मदद करो। ये वामन मेश्राम की टांग हटाना है, साधारण मामला नहीं है। तब जाकर हम 2019 का चुनाव जीत पाएंगे। फरवरी 2019 को अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर कांग्रेस के तरफ से केस लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट में केस रजिस्टर किया और कहा कि ईवीएम मशीन में जो वोट डाला जाता है उसके साथ साथ ये जो पेपर ट्रेल मशीन है उसका 50% मिलान करा दो। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील थे, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के वकील को कहा, हमारे वकील ने, वकील साहब ये वामन मेश्राम का 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं 50% मिलान करा। 100 ज्यादा होते कि 50 ज्यादा होते? इतना छोटा गणित आपको समझ नहीं आ रहा। ये 100 ज्यादा होते हैं कि 50 ज्यादा होते? 100 ज्यादा होते हैं तो ज्यादा का ऑर्डर वामन मेश्राम के पास है, तो आप 50 की मांग क्यों कर रहे हो? अरे 100 का है, रहने दो। कांग्रेस ने कहा रिकाउंटिंग करना होगा, ज्यादा समय लगेगा। अच्छा, जल्दी रिजल्ट लगाना चाहते, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहते। चलो बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा लिखा हुआ है रिजल्ट जल्दी लगाओ? कहा लिखा है बताओ? केवल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव का लिखा है, जल्दी रिजल्ट लगाओ, कहा लिखा है बताओ? ये तो नहीं है। फिर क्या ऐतराज है? ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए। जब तक ईमानदारी से चुनाव नहीं होगा ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अगर जल्दबाजी में आप इस तरह से काम करोगे तो बहुत बड़ा खतरा देश में पैदा हो जाएगा। हमारे वकील ने यह मामला उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने मामला उठाया, मगर उस समय जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई ने एक कहना चाहिए था, एक संवैधानिक प्रश्न था। 8 अक्टूबर 2013 को हमने फैसला दे दिया और वामन मेश्राम के केस में फिर 17 को हमने रिफॉर्म करके दोबारा फैसला दे दिया और लोकसभा चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का हमने आदेश दिया। और अगर हमने आदेश दिया तो अब दोबारा ये केस की हियरिंग नहीं की जाएगी। रंजन गोगोई चीफ जस्टिस को ऐसा कहना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि रंजन गोगोई पर, चीफ जस्टिस पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया, वो फंसा हुआ था। तो दूसरे नंबर का जज था जस्टिस शरद बोबड़े, जो बाद में रंजन गोगोई के बाद में देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। ये शरद बोबड़े कौन था? इसका दादा आरएसएस के वकीलों के विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता दूसरे नंबर का जज था। उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा और उसने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। पर्दे के पीछे दिलीप को निर्दोष छोड़ दिया और फिर जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में उस औरत की जांच करने का आदेश दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। यदि रंजन गोगोई निर्दोष है तो इसका मतलब औरत ने उस जज पर जो आरोप लगाया वो झूठा था। अगर औरत का आरोप झूठा था
उस औरत को सजा या दंड होना चाहिए, उसको निर्दोष नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर उसको भी निर्दोष छोड़ दिया तो दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में ये हैरान करने वाली बात है कि आरोप करने वाला भी निर्दोष और आरोपी भी निर्दोष। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ। और जब मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खेल हुआ है, बनाव हुआ है, षड्यंत्र का प्लान बना है। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस ने फैसला दिया कि 50% मिलान नहीं होगा, 1% मिलान। तो 1% में एक चोरी पकड़ो। मेरा 100% का जजमेंट था, उसके बाद 1% का जजमेंट दे दिया और मेरा जजमेंट जो है वो नीचे दबा दिया गया और 1% का जजमेंट जो है ऊपर लाया गया और मेरा जजमेंट नीचे दबा दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ तो चुनाव आयोग को मौका मिला कि वामन मेश्राम के जजमेंट के अनुसार हम काम नहीं करेंगे, जो करंट जजमेंट है उसके अनुसार काम करेंगे। तो आरएसएस को, बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को मौका मिल गया 2019 के चुनाव में। तो उन्होंने क्या किया, अब आरएसएस के लोगों को, बीजेपी के लोगों को कहा ये आदमी वोट डालने के लिए जाएगा 10-10 बार ठप्पा लगाएगा। कैसे? वो बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, 10-10 बार ठप्पा मारा गया। आप लोग सोचते होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, आपको सबूत चाहिए, चलो सबूत देता हूं। नरेंद्र मोदी वाराणसी में चुनाव लड़ रहे थे, वहां एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 11 लाख लोगों ने वोट डाला। मशीन से कितना निकलना चाहिए? 11 लाख निकलना चाहिए, 12,87,000 निकला। अरे लोगों ने 11 लाख वोट डाला तो 12,87,000 कैसे निकला? तो ऐसा वोट डालने की वजह से आरएसएस के लोगों ने सोचा जब हम लोगों को 1% ही करना है तो अब घोटाला पकड़ में आने वाला नहीं है, लगातार ठप्पा मारते जाओ। और ऐसा काम उन्होंने किया और कितनी जगह किया, मेरे पास चुनाव आयोग के द्वारा लिख कर दिया गया। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 373 लोकसभा सीटों पर लोगों ने जितने वोट डाले उससे ज्यादा नहीं। सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें जितना जरूरी है, 272। कितने सीटों पर ज्यादा वोट निकले, 373। ये चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। इसका मतलब है 101 सीटों पर ज्यादा वोट निकले, 272 प्लस 101, 373। इसका मतलब यह है कि 2000 मिलकर जो चुनाव जीता 303 सीटों पर 100% सीटों में बीजेपी आरएसएस ने घोटाला किया, 100% सीटों पर घोटाला किया। ये जब रिजल्ट आ रहा था 2019 को, सवेरे 8 बजे काउंटिंग शुरू, बीजेपी आगे, 10 बजे बीजेपी आगे, 12 बजे बीजेपी आगे, 2 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आगे रहे थे। रुझान चल रहा था, एक भी सीट जीता नहीं था, बस राहुल गांधी ने आकर बयान दिया कि चुनाव जीते। मैं खुद ही देख रहा था। उसके बाद कांग्रेस के लोग काउंटिंग करने के सेंटर पर काउंटिंग कर रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी का बयान सुना, वो वहां से काउंटिंग सेंटर से उठकर चले। अब काउंटिंग करने के लिए घर कांग्रेस के लोगों ने सोचा अब रहने की क्या जरूरत है, और इस तरह से वो उठकर चले गए। रात के 9 बजे रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मिलान करना था। मिलान करने के लिए मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लोग वहां हाजिर होना जरूरी था। करने के लिए कोई आदमी ही नहीं था, कोई कार्यकर्ता ही नहीं था। फिर मिलान कैसे हुआ?
मेहमान से नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे देश भर में हजारों कर्मचारी कार्यकर्ता इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। मैंने उनको टेलीफोन किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया, उसको बोलते हैं खाना पूर्ति। और इस तरह से 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को समझौते के अनुसार, गुप्त समझौते के अनुसार चुनाव जीतवा दिया। 2 बार कांग्रेस का वोटर, 2 बार बीजेपी का। तेरी भी इस घोटाले को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी जानना जरूरी है, क्योंकि ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इसमें तो कोई खुश होने वाली बात है, दुखी होने वाली बात है। तो मैं और अब आपको दुखी होने की बात बंद कर देता हूँ और थोड़ा खुशी वाली बात बताता हूँ कि इसको रोका कैसे। तो पहली बात, ईवीएम ने चुनाव चाहते हो, ईवीएम से ही चुनाव चाहते हो, चलो मशीन ईमानदारी वाली बना। जब मशीन का ऑर्डर तुम देते हो तो तुम ही भेटारा करने वाली मशीन बनाते हो। तो ईमानदार मशीन बनाओ, ईमानदार मशीन का कार्यक्रम चलाओ। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का जो कानून जिसमें वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये कानून मुसलमानों के विरोध में है, मगर मैं आसाम जाकर देख के आया कि 19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया। उसमें केवल 5 लाख मुसलमान थे, 14,48,000 SC ओबीसी के थे। 48,000 लोगों को नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने जो नागरिकता के अधिकार से वंचित किया था, लगभग सभी को नागरिकता बहाल कर दी। जिनको भारत सरकार ने नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया, हमारे भारत बंद ने सभी लोगों को नागरिकता बहाल कर दिया। इतना बड़ा काम जो भारत के इतिहास में किसी ने, ये हमने कर दिया। दूसरी बात, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि घोटाला पकड़ने वाली पेपर ट्रेल मशीन ये मैंने लगवाई। चुनाव आयोग ये 13 लाख मशीनें, घोटाला पकड़ने वाली मशीनें, ईवीएम मशीन को मैंने लगवाई ताकि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो। तीसरी बात साथियों, अगर हम लोग इन सारी बातों को रोकने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत है, इसलिए ये बात आप लोगों को खास तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि हम लोगों की बात चुनाव आयोग नहीं मानता है, भारत बंद करेंगे। और भारत बंद करेंगे, और भारत बंद करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग ईमानदारी से चुनाव करने का काम, कानून और संविधान के दायरे में रहकर चुनाव करवाने का काम अगर चुनाव आयोग नहीं करेगा, 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। जो ईवीएम मशीन हमारी किस्मत फोड़ेगा, उस मशीन को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारी किस्मत में लिखा, तुम राजा बन सकते हो। ईवीएम मशीन ने कहा तुमको भिखारी बना देंगे। हमको भिखारी बना दोगे? तो जो मशीन हमको भिखारी बनाएगी उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे, उसको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ेंगे, उसको फोड़ेंगे। तो मेरे मित्र लोगों का मुझे टेलीफोन आया कि मेश्राम जी जगाने का काम कर रहे हो, अच्छा था, मगर फोड़ने की बात आपने किया तो जेल हो सकता है। तो हमने उनको कहा कि गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए थे कि छोटे हो गए? कहा महान हो गए थे। अच्छा, अगर गांधी जी महान हो गए थे तो हम जेल में जाते जाते छोटे कैसे होंगे? हम भी ना महान होंगे। अगर गांधी जी भारत को आजाद करने के लिए जेल में गए थे तो हम भी भारत को बचाने के लिए जेल में जा रहे, तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं, तो हम भी महान हो जाएंगे। जब गांधी जी महान हो गए थे तो गांधी जी ने क्या किया था? कहा अंग्रेजों को भारत छोड़ कहा था। अच्छा, अंग्रेजों को कहा भारत छोड़, हाँ भारत छोड़ कहा था। तो
अगर हम महान होंगे तो हम भी कहेंगे पंडितों दल छोड़। क्योंकि जेल में तो पंडित न डालेगा हमको, तो फिर पंडित जो है भारत छोड़ कहना पड़ेगा। अब तो ये कहना नहीं चाहते भारत छोड़ो, मगर वो जब ऐसा करेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से इस ईवीएम मशीन को आने वाले समय में रोकना होगा। ये बात हम खुल्ला इसलिए कह रहे हैं, चुनाव आयोग को मालूम होना चाहिए। यहाँ हमारी बात LIB के पुलिस वाले लोग आकर लिख कर भेज देते चुनाव आयोग को तो मालूम हो गया। चुनाव आयोग को मालूम हो गया। 13 पार्टियों की मीटिंग दिल्ली में हुई। जैसे ही हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया, 4 नेशनल लेवल की पार्टियां, 9 रीजनल पार्टियां दिल्ली में मीटिंग हुई ईवीएम मशीन के बारे में। तो हमको लगा कि हमारा तीर निशाने पे लग गया है। 2019 के चुनाव में या तो ईवीएम ईमानदार बन जाएगी या तो ईवीएम मशीन हट जाएगी। अगर साथियों, अगर हम लोग ईवीएम मशीन फोड़ेंगे तो क्या होगा? चुनाव रद्द हो जाएगा। फिर भारत सरकार को और चुनाव आयोग को निर्णय करना पड़ेगा दोबारा चुनाव का। तो सरकार सोचेगी कि जनता ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहती है, बैलेट पेपर लाना होगा, बैलेट पेपर आएगा। ऐसा करना होगा। तो ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए कितने लोग रजामंद है? हाथ खड़े करें। अच्छा, सभी लोग हैं। तो मैं सोच रहा था कि जो हाथ खड़ा नहीं करेगा उसको देशद्रोही घोषित करने का सोच रहा है। तो सभी लोग देशभक्त है, इसलिए हम सब लोगों को मैं छोड़ रहा हूँ, बख्श रहा हूँ। ईमानदार लोगों को पकड़ा नहीं जा सकता। इस तरह से साथियों, इस अभियान को, आंदोलन को जारी रखना होगा। आप लोगों को कल से 10, 20, 25, 50, 100, 200 लोगों की मीटिंगें करो, लोगों के फॉर्म भरवाओ कि कितने लोग ईवीएम मशीन फोड़ने के तैयार होते हैं और जेल में जाने के लिए मैं स्वेच्छा से तैयार हूँ, ऐसा उनसे लिखवाओ। और जब एक ज्यादा समय नहीं है, 10 साल 2030 तक सेंटर में हम लोगों की सरकार आ जाएगी। और एक 6 गांव का आंदोलन बनने आ रहा है। जब सरकार हमारी आ जाएगी तो जितने लोग भी जेल में जाएंगे सभी लोगों को स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट देने से क्या होगा कि उनको नौकरी जो है प्रेफरेंस में मिलेगी। तो किस लोगों ने कहा हमको तो पहले रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन वालों को भी सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन जेल में जाने वालों को। उनको पहले नौकरी मिलेगी और रिजर्वेशन वालों को दूसरे नंबर पर मिलेगी। एक फायदा होगा। और जेल में जाते जाते आजादी के लिए जो लोग जेल में गए, अरे उनको देशभक्त कहा गया। हम भी देश के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग देशभक्त ही माने जाएंगे। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से आप लोग इस काम के लिए राजी होंगे या हो रहे हैं, इसलिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। हाँ, सेटअप खत्म। क्लोज कराएंगे। धीर भाई धीर। धन्यवाद सर। साथियों,